दोस्तों, जैन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ये एमसीक्यू आपके एग्जाम यूपीएससी, बीपीसीएस, एसएससी, नेट, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के साथ हम क्लियर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिससे कि इन प्रश्नों से संबंधित और भी प्रश्न जो बनते हैं, जो फ्यूचर में बन सकते हैं, उनको भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में देखेंगे, तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एम के गांधी, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, भारतीय जागृति का जनक, पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत आदि नामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रवाद पैगंबर के अलावा इन सभी नामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। इन सभी नामों को आप जरूर याद रखिए। थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में और देख लेते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय 1774 से 1833, जन्म 22 मई 1774 ईस्वी, गांव जो है राधानगर, जिला हुगली, बंगाल प्रेसिडेंसी में यह पड़ता था। पिता का नाम रमाकांत राय, जो वैष्णव थे। माता का नाम तारिणी देवी था, जो शैव थी। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इनकी अलग अलग जगह पर हुई थी। हम देखें तो पटना में इन्होंने अरबी, फारसी, इस्लामी दर्शन, कुरान, सूफी रहस्य, प्लेटो, अरस्तु आदि का अध्ययन किया था। वहीं वाराणसी में देखें तो वाराणसी में संस्कृत, वेद, उपनिषद और हिंदू दर्शन का अध्ययन किया था। कलकत्ता में देखें तो कलकत्ता में अंग्रेजी, यूरोपीय दर्शन और विज्ञान का अध्ययन किया था। और जो है इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। भाषा ज्ञान में कुल 12 भाषा इनको आती थी। उसमें संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक आदि जो है भाषाएं इनको आती थी, 1 दर्जन भाषाएं। 1803 से 1814 ईस्वी तक इन्होंने वुडफोर्ड और डिग्वी के अधीन दीवान के पद पर कार्य किया था। ये अंग्रेज अधिकारी थे, इनके अधीन जो है इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर यानी दीवान का पद, टैक्स कलेक्शन का काम किया था। 1814 ईस्वी में नौकरी छोड़कर कोलकाता में बस गए और उसके बाद अगले साल आत्मी सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में कोलकाता में की। तो आत्मी सभा जो है आप जरूर याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे यानी आत्मी सभा को भारतीय बुद्धिवाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा है। और आत्मी सभा वह पौधा था जिसकी जड़ों से ब्रह्म समाज का वृक्ष फला फूला। यह भी स्टेटमेंट जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो दोनों स्टेटमेंट आप जो है जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने तुहफत उल मुजाहिदीन की रचना की, गिफ्ट द मोनोथेइस्ट। और 1820 ईस्वी में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, जिसमें न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेशों को अलग करने की कोशिश की गई है। तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस ये भी जरूर याद रखिएगा। 1821 ईस्वी में कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। उसके बाद ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में हुई। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। आप वीडियो देखते रहिए, आपको जो है ब्रह्म समाज के बारे में डिटेल में जानकारी हो जाएगी। अब बात करें तो 3 पत्रिका, इनकी जो है 3 पत्रिकाओं के बारे में बहुत जरूरी है। पहली है ब्राह्मिकल मैगजीन, जो 1821 में प्रकाशित हुई और अंग्रेजी भाषा में थी। दूसरी है संवाद कौमुदी, 1821 में यह भी प्रकाशित हुई और बंगाली भाषा में थी। तीसरी है मिरातुल अखबार, 1822 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह फारसी भाषा में है। ठीक है, इन पत्रिकाओं की भाषा जो है आप जरूर याद रखिएगा। भाषा से क्वेश्चन आ जाता है कि किस भाषा में कौन सी पत्रिका छपती थी। और हम थोड़ा समझे तो संवाद कौमुदी में सती प्रथा का विरोध किया गया, जातिवाद की आलोचना की गई और सर्वधर्म समभाव की बात की गई। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का विरोध किस पत्रिका के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने किया? तो संवाद कौमुदी के माध्यम से।
वहीं जो है मिरातुल अखबार की बात करें तो इसमें देखिए कुरान और वेद की शिक्षाओं की तुलना की जाती थी मिरातुल अखबार में। ठीक है। अकबर द्वितीय की पेंशन में अंग्रेजों ने कटौती कर दी थी। देखिए भाई, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे, उनको पेंशन दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा, तो अंग्रेजों ने जो है उनकी पेंशन में कटौती कर दी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और इंग्लैंड भेजा कि भाई जाइए इंग्लैंड के राजा विलियम चतुर्थ से बात करिए। उस समय जो है इंग्लैंड का राजा विलियम चतुर्थ ही था। उससे बात करिए और मेरी पेंशन जो है वो कंप्लीट करवाइए, वो पूरी करवाइए। राजा राम मोहन राय गए, लेकिन जो है विलियम चतुर्थ से मिल नहीं पाए। वहीं पर इंग्लैंड में ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल में, लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में और देखेंगे हम अभी। उनकी पुस्तकों के बारे में थोड़ा समझ लें। देखिए, उनकी पुस्तक है वेदांत गाथा, जो 1815 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तनोपनिषद 1816 ईस्वी, ईशोपनिषद 1817 ईस्वी, मुंडक उपनिषद 1819 ईस्वी, हिंदू धर्म रक्षा 1822 ईस्वी, बंगाली व्याकरण 1826 ईस्वी, भारतीय दर्शन का इतिहास 1829 ईस्वी और गौड़ी व्याकरण 1833 ईस्वी। इन्होंने जो है इन पुस्तकों को भी लिखा था और इनके बारे में भी जानते रहिए। इसमें जो है क्वेश्चन आता है बंगाली व्याकरण पे और गौड़ी व्याकरण पे। इसके अलावा भी और क्वेश्चन आ सकता है राजा राम मोहन राय की बुक्स पर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था। ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है आत्मी सभा, ऑप्शन सी है ब्रह्म सभा और ऑप्शन डी है तत्वबोधिनी सभा। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आत्मी सभा। आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी। थोड़ा सा देखें हम, तो देखिए यह आत्मी सभा 10 से 20 लोगों का छोटा सा समूह था और इसकी बैठक जो है वो राजा राम मोहन राय के आवास पे कोलकाता में ही होती थी। शुक्रवार को अक्सर जो है बैठक होती थी और इसमें जो है संस्कृत, बंगाली, फारसी इन भाषाओं का उपयोग किया जाता था कार्य करने के लिए। क्या किया जाता था, तो वेद, उपनिषद, पुराण के अंशों की व्याख्या की जाती थी, मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था, सती प्रथा का खंडन किया जाता था। तो ये सारी चीजें जो है आत्मी सभा में की जाती थी वहां पर। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है राम मोहन राय। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन डी, राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे देखें, तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कोलकाता में की गई। सती प्रथा विरोधी आंदोलन को संस्थागत रूप देना था। इसकी स्थापना का जो कारण था यही था कि सती प्रथा का विरोध जो कर रहे थे उसको एक संस्थागत, एक ब्रॉड रूप में फैलाना था। ब्रह्म समाज में और क्या-क्या मान्यताएं थी, क्या-क्या सिद्धांत थे, तो देखिए इसमें एक ईश्वरवाद को मान लिया गया कि भाई ईश्वर जो है एक है, निराकार माना गया, सर्वव्यापी माना गया, मूर्ति पूजा, अवतारवाद और कर्म कांड का पूर्ण विरोध किया गया। ब्रह्म समाज के माध्यम से सारे काम किए गए और सर्वधर्म समभाव की भी बात की गई ब्रह्म समाज में। तो सती प्रथा के अलावा जो है ये सारी बातें ब्रह्म समाज में की जाती थी। ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व था वो 1828 से 1833 ईस्वी तक राजा राम मोहन राय ने किया, मृत्यु तक। उसके बाद जो है इसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया 1833 से 1866 ईस्वी तक। इसी समय जो है केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं और आगे चल के विवाद हो जाता है, तो केशव चंद्र सेन ने एक अलग भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में की है। उसके बाद फिर से विवाद होता है, तो 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया। तो आप जानते रहिए कि भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने ही किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा भी बनाई थी, तो इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन। अभी हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है कि केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। थोड़ा सा डिटेल में देखें। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना और विभाजन 1866 ईस्वी। 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच मतभेद गहरे होते गए।
क्या था मतभेद, थोड़ा-सा हम जान लेते हैं। देखिए, सुधारों की गति सेन अधिक तेजी से और कट्टरपंथी समाज सुधार जैसे जाति व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, बाल विवाह का विरोध चाहते थे। यानी सेन जो है वो ज़्यादा कट्टर थे और जो है इनका पूर्ण रूप से विरोध चाहते थे। वहीं टैगोर अधिक सावधानीपूर्वक और संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे। समझ रहे हैं? तो ये विवाद स्टार्ट हो गया रवीन्द्रनाथ टैगोर और सेन के बीच में। और थोड़ा-सा देखें तो देखिए धार्मिक प्रभाव, ये जो है सेन पर ज़्यादा था। सेन जो है ईसाई धर्म और पश्चिमी विचारों विशेषकर यूनिटेरियन से अधिक प्रभावित थे। उन्होंने ब्रह्म समाज में ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं को महत्व देना शुरू किया। टैगोर ने इसे हिंदू धर्म की मूल भावना से दूर जाना माना। राजनीतिक दृष्टिकोण से सेन ब्रिटिश शासन के प्रति अधिक सहयोगी रवैया रखते थे, जबकि टैगोर का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अधिक अस्पष्ट था। इन मतभेदों के चलते 1866 में एक बड़ा विभाजन हुआ और एक नया ब्रह्म समाज बना, भारतीय ब्रह्म समाज। देखिए, जो पुराना ब्रह्म समाज था उसको आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया और उसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, जो पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों प्रथाओं के प्रति अधिक सहिष्णु थे। इसके बाद जो है भारतीय ब्रह्म समाज, अभी हम समझ चुके हैं, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, जो कि कट्टरपंथी सामाजिक धार्मिक सुधारों और पश्चिमी प्रभाव को अपनाने के पक्षधर थे, में एक भारतीय ब्रह्म समाज बना। ठीक है, तो 1866 में ये बड़ा विभाजन हुआ था। समझ गए? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए है नास्तिकवाद पर, ऑप्शन बी है अद्वैतवाद पर, ऑप्शन सी है एक देववाद पर और ऑप्शन डी है बहुदेववाद पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक देववाद पर। थोड़ा सा देखें तो देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत, ब्रह्म समाज में वैदिक एकेश्वरवाद की बात होती थी, तर्कवाद, सार्वभौम नैतिकता, ईश्वर एक और निराकार है, सर्वव्यापी है, अनंत है, ये सारी बातें ब्रह्म समाज के सिद्धांत में आती हैं। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कर्मकांड, पुरोहितवाद का खंडन किया जाता था ब्रह्म समाज में। वेद उपनिषद को प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता था ब्रह्म समाज में। ठीक है, अब देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें, जब नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आया 1833 ईस्वी के बाद, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उपनिषदों की भूमिका को प्राथमिक माना और वेदों को जो है गौड़ माना, यानी उपनिषदों का महत्व बढ़ गया रविन्द्रनाथ टैगोर के समय। केशव चंद्र सेन ने क्या किया, इन्होंने नव विधान सिद्धांत अपनाया, जिसमें ईसाई धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने प्रार्थना, प्रवचन, भजन आदि जो है उन्होंने स्टार्ट किया। तो केशव चंद्र सेन ने 1866 में एक भारतीय ब्रह्म समाज बना लिया था, हम अभी ऊपर देख चुके हैं। तो उसमें ये सारी चीजें होती थी। वहीं देवेंद्रनाथ टैगोर के आदि ब्रह्म समाज में उपनिषदों को प्राथमिक मान लिया गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे राममोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है दिग्दर्शन, ऑप्शन बी है समाचार चंद्रिका, ऑप्शन सी है संवाद कौमुदी और ऑप्शन डी है बंगाल गजट। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन सी, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी में ही राजा राममोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों का विरोध प्रारंभ किया था। थोड़ा सा देखें, इसका प्रकाशन 1821 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और ये बंगाली भाषा में थी, हम ऊपर देख चुके हैं। इसमें जो है सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, रूढ़िवादी हिंदू रीति रिवाज और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना इस संवाद कौमुदी पत्र का मुख्य काम था। धार्मिक अंधविश्वासों और पुरोहितवाद की आलोचना करना भी इसका मुख्य कार्य था। तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट दिया हुआ है और उसमें उत्तर चुनना है। सूची 1 है और सूची 2 है। इसमें जो है ए बी सी डी, यहाँ पर भी ए बी सी डी कर लेते हैं। अब देखिए, आदि ब्रह्म समाज दिया हुआ है और हम लोगों ने ऊपर अभी देखा है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना कर्नल अलकाट ने किया था और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। इस तरह से हम 1 को बी से मिलाएंगे यानी 1 और बी, और 2 को जो है डी से मिलाएंगे, यानी 2 कहाँ पे है, 2 का डी से मिला दिए तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखें हम थियोसॉफिकल सोसाइटी को। तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। संस्थापक इसके मैडम हेलेना ब्लावटस्की, कर्नल हेनरी स्टील अल्काट और विलियम क्वान, 3 लोग जो है इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है देवेंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है गगनेंद्रनाथ टैगोर। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। थोड़ा सा देखें तो देखिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट यानी आईएसओए की स्थापना 1907 ईस्वी में कोलकाता यानी भारत में की गई। मुख्य रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, जो कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक थे और प्रमुख चित्रकार भी थे। अन्य प्रमुख संस्थापकों में हम देखें उनके भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर थे और बाद में नंदलाल बोस जैसे प्रसिद्ध कलाकार इसमें शामिल हुए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है राम मोहन राय, ऑप्शन बी है राधाकांत देव, ऑप्शन सी है देवेंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है केशवचंद्र सेन। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राधाकांत देव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें डिटेल। तो देखिए बंगाल में धर्म सभा के संस्थापक राजा राधाकांत देव यानी राधाकांत देव थे। यह संगठन 1830 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया था। कोलकाता के प्रमुख जमींदार और रूढ़िवादी हिंदू नेता थे राधाकांत देव। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो इन्होंने भाई सती प्रथा का समर्थन किया था। राधाकांत देव ने, राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, वहीं जो है राधाकांत देव सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई सती प्रथा ठीक है, होनी चाहिए। इन्होंने 1830 ईस्वी में प्रिवी काउंसिल लंदन में सती प्रथा उन्मूलन के खिलाफ याचिका दायर की थी। और देखिए कितनी कमाल की बात है। राधाकांत देव का एक समाचार पत्र भी था, समाचार चंद्रिका, बहुत बार पूछा गया है। इसको 1822 ईस्वी में स्टार्ट किया गया और इसका उपयोग जो है रूढ़िवादी विचारों के प्रसार के लिए किया गया। ये कमाल की बात है। उधर जो है राजा राम मोहन राय रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उधर जो है ये रूढ़िवादी विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं राधाकांत देव। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जो है बहुत अच्छे से जानते रहिए। सामाजिक प्रभाव, विधवा पुनर्विवाह और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया राधाकांत देव ने। पाश्चात्य संस्कृति को हिंदू समाज के लिए खतरा घोषित किया था जो है राधाकांत देव ने। ब्रह्म समाज से टकराव ऑफिशियली होना ही है। देवेंद्रनाथ टैगोर और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सुधारवादी विचारों का खुलकर विरोध किया था राधाकांत देव ने। तो आप जो है राधाकांत देव को जरूर याद रखिएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली? यहाँ पर किससे है, ठीक है, मिली। ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है केशवचंद्र सेन, ऑप्शन सी है ईश्वरचंद विद्यासागर और ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानडे। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केशवचंद्र सेन से जो है प्रेरणा मिली थी प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए। किसने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना? तो थोड़ा सा देखें हम। देखिए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने जो है 31 मार्च 1867 ईस्वी को मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसकी प्रेरणा इनको जो है केशवचंद्र सेन से मिली थी। केशवचंद्र सेन बंगाल में ब्रह्म समाज के नेता थे। इन्होंने 1864 ईस्वी में मुंबई की यात्रा की और ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार किया था। उनके व्याख्यानों से प्रभावित होकर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में एक समान संगठन बनाने का निर्णय लिया और वह संगठन क्या था? प्रार्थना समाज। जो प्रार्थना समाज में जो आदर्श था वो ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था। देखिए प्रार्थना समाज राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज जो 1828 में स्थापित किया गया था की विचारधारा पर आधारित था, जो मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद और सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन पर बल देता था, धर्म को भौतिकवाद और कर्म कांडों से मुक्त करना चाहता था, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, जातिगत भेदभाव के विरोध में कार्य करता था। तो ब्रह्म समाज से ही जो है प्रेरणा मिली थी, मुख्य रूप से केशवचंद्र सेन से प्रेरणा मिली थी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, आप इसे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है लाहौर में, ऑप्शन सी है कोलकाता के निकट और ऑप्शन डी है अजमेर में। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंबई में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा हम देखें आगे तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 ईस्वी, इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ था।
कंकड़ा गुजरात में हुआ था। बचपन का नाम इनका मूल शंकर तिवारी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। मूल शंकर के पिता, उनका नाम है अंबा शंकर। ये समृद्ध ब्राह्मण थे, मोरवी रियासत के राज पुरोहित थे। इनके गुरु की बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती के, तो उनका नाम है स्वामी बिरजानंद दंडीस। ये मथुरा में थे और बिरजानंद ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, आदेश दिया कि मूर्ति पूजा का खंडन करो, वैदिक धर्म का प्रचार करो। और बिरजानंद ने मूल शंकर को नया नाम दिया। क्या नाम दिया था? दयानंद सरस्वती नाम दिया था। तो आप ये जानते रहिए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। 1863 ईस्वी में कुंभ मेले में हरिद्वार में पहली बार जो है वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया, यानी ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। स्थान जो है मुंबई। उद्देश्य क्या था? वैदिक सिद्धांतों पर आधारित समाज का निर्माण करना। और हम थोड़ा देखें तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी स्कूलों की शुरुआत जो है वो 1886 ईस्वी से की गई। लाहौर में पहला जो है डीएवी बनाया गया। और यह क्यों बनाया गया था? क्योंकि दयानंद सरस्वती वो गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहते थे। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को जोधपुर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। उसमें थोड़ा-सा कहानी है, वो कहानी हम जो है नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। जोधपुर के महाराजा के रसोइया ने जो है दूध में विष मिला दिया था, इसकी वजह से जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ये विवाद है, थोड़ा-सा हम देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी थे? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन बी, विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। थोड़ा सा देख लेते हैं। 12 जनवरी 1863 ईस्वी यानी मकर संक्रांति का दिन था। कोलकाता में विवेकानंद का जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्त था। परिवार की बात करें तो पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो प्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी थी और ये गहरी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। घर में जो है पश्चिमी शिक्षा और भारतीय संस्कृति दोनों का प्रभाव था। तो नरेंद्र नाथ दत्त के यहाँ जो है दोनों का प्रभाव था, भारतीय संस्कृति का भी और पश्चिमी शिक्षा का भी। 1 मई 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कहाँ की थी? कोलकाता में की थी। ये भी आप जानते रहिएगा। कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी। 9 दिसंबर 1898 को बेलूर मठ ये पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ, जो इसका मुख्यालय बना। आपसे पूछा जाए रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था, तो कहाँ था? बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में है। इस मिशन की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या-क्या थे? तो 4 मुख्य उद्देश्य इसमें हम देख लेते हैं। वेदांत दर्शन का प्रचार करना, विभिन्न धर्मों में सद्भाव, गरीबों की सेवा व शिक्षा, युवाओं का चरित्र निर्माण। ये जो है 4 मुख्य उद्देश्य थे रामकृष्ण मिशन के। ओके, थोड़ा-सा और देखें तो 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म संसद आयोजित की गई। उसमें जो है विवेकानंद ने भाषण दिया था और इसकी वजह से विवेकानंद जो है वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुले ने। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक मंडल की स्थापना की थी। थोड़ा सा देखें। देखिए, ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भी इस आंदोलन की प्रमुख संस्थापक सदस्य थी, जिन्होंने महिला शिक्षा और समाज सुधार में अहम भूमिका निभाई। तो ये जो है सावित्रीबाई फुले और गोविंदराव फुले दोनों ने मिलकर जो है सत्य शोधक मंडल की स्थापना की थी। 14 सितंबर 1873 ईस्वी को पुणे यानी तत्कालीन पूना में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप जानते रहिए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो पुणे में हुई थी, यानी पूना में हुई थी। इन्होंने गुलामगिरी 1873 ईस्वी में नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कटु आलोचना की गई थी। तो आप जो है गुलामगिरी को भी जानते रहिए। इसको किसने लिखा था? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने लिखा था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किन के द्वारा किया गया? तो कथन दिया हुआ है, उससे पूछा गया है कि किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। ऑप्शन ए है सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन बी है सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए, सिस्टर निवेदिता द्वारा जो है यह कथन कहा गया है। थोड़ा सा देखें।
तो देखिए सिस्टर निवेदिता 1867 से 1911 ईस्वी। जन्म का नाम इनका था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। भारतीय नाम भगिनी निवेदिता यानी सिस्टर निवेदिता था। निवेदिता का मतलब है समर्पित। 28 अक्टूबर 1867 आयरलैंड डंगनान उत्तरी आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल का। विवेकानंद से मिलन और आगमन। तो विवेकानंद से कब मिली? 1895 ईस्वी में लंदन में विवेकानंद ने भाषण दिया था और उससे प्रभावित हुई थी और वहीं पर जो है विवेकानंद से इनकी मीटिंग हुई थी। 1898 ईस्वी में सिस्टर निवेदिता वो जो है भारत आई और कोलकाता में रामकृष्ण मिशन से जुड़ गई थी। 25 मार्च 1898 ईस्वी को विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया था। ये आप जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टर निवेदिता की कुछ किताबें हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। द मास्टर एज आई सा हिम यानी ये विवेकानंद पर लिखी गई किताब है। काली द मदर ये भारतीय दर्शन पर लिखी गई किताब है। द वेव ऑफ इंडियन लाइफ ये भारतीय समाज का विश्लेषण किया गया है इसमें। इनका प्रसिद्ध कथन भी देख लेते हैं हम। भारत मेरी मातृभूमि है और भारतीय मेरे भाई बहन है, मैं उन्हीं में जन्म लूंगी। तो मृत्यु के समय इनका जो है प्रसिद्ध कथन, ये आप जानते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी है स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन डी, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर ने यह कथन कहा है। थोड़ा सा देखें। देखिए स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर 1820 से 1891 ईस्वी तक। जन्म इनका 26 सितंबर 1820 ईस्वी में हुआ था। बीरसिंघा गांव में, मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में है ये, यहीं पर जो है जन्म हुआ था। जन्म का नाम इनका ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय है। उपाधि इनकी विद्यासागर है यानी ज्ञान का सागर। यह विद्यासागर संस्कृत कॉलेज द्वारा दिया गया था 1839 ईस्वी में। ईश्वरचंद विद्यासागर के सामाजिक सुधार को देखें। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन जो 1856 ईस्वी में इन्होंने किया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में इनकी निर्णायक भूमिका थी। तो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आया, लॉर्ड कैनिंग ने उसे जो है लागू किया था, तो उसमें जो है स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर की भूमिका बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया, कन्यावध की प्रथाओं के खिलाफ भी अभियान चलाया था। स्त्री शिक्षा इन्होंने जो है 1849 ईस्वी में बेथुन कॉलेज की स्थापना में सहयोग दिया। यह भारत में पहला महिला कॉलेज था। साहित्यिक कार्य की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है साहित्यिक कार्य ईश्वरचंद विद्यासागर का। उन्होंने बंगाली भाषा का सुधार किया था। वर्ण परिचय है इसमें। देखिए बंगाली वर्णमाला की पहली पुस्तक थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कई बार पूछा गया है। इन्होंने बंगाली लिपि को सरल बनाया, जैसे ब और व के लिए अलग अक्षर बनाए। प्रमुख रचनाएं जैसे बेताल पंचविंशति हिंदी अनुवाद सहित, शाकुंतला का संस्कृत से बांग्ला में अनुवाद किया था इन्होंने। व्याकरण कौमुदी यह संस्कृत व्याकरण पर मौलिक ग्रंथ है। प्रसिद्ध कथन इनका जान लेते हैं हम जो है, जब तक भारत की माताएं शिक्षित नहीं होगी तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। यह कथन जो है ईश्वरचंद विद्यासागर का है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, दयानंद सरस्वती ने इसमें से कौन सी संस्था स्थापित करी? ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज और ऑप्शन डी है बहुजन समाज। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। थोड़ा सा देखें तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। संस्थापक दयानंद सरस्वती, मूल नाम इनका था मूल शंकर तिवारी। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में। कहाँ की थी? मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रारंभ में जो है लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में है, इसका मुख्यालय था आर्य समाज का। ये कई बार पूछा गया है कि आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था, तो लाहौर में था। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में नई दिल्ली में है। और थोड़ा सा हम देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध कथन क्या है? वेदों की ओर लौटो, अंधविश्वास छोड़ो, विज्ञान और तर्क को अपनाओ। आर्य समाज के 10 मूल सिद्धांत वो जो है सत्यार्थ प्रकाश में 1875 ईस्वी में उन्होंने परिभाषित किया था। उसमें कुछ मूल तत्व आपके सामने है, जैसे ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, वेद सभी सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, सत्य को स्वीकारे और असत्य को त्यागे, सभी कर्म धर्मानुसार हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण ही लक्ष्य हो। नारा उन्होंने दिया था क्रीडयंतो विश्व मार्यम यानी विश्व को आर्य बनाओ। तो ये आप जानते रहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देव समाज
का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है शिव नारायण अग्निहोत्री और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन सी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने जो है देव समाज की स्थापना की थी। थोड़ा सा हम समझें तो देखिए, शिव नारायण अग्निहोत्री, इनका जन्म जो है 1850 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले में हुआ था। प्रारंभ में ये ब्रह्म समाज के सदस्य रहे, केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे। बाद में ब्रह्म समाज से मतभेद होने पर 1887 ईस्वी में इन्होंने देव समाज की स्थापना की थी। तो कब की थी? 1887 ईस्वी में की थी देव समाज की स्थापना। देव समाज की स्थापना और मुख्य उद्देश्य को देख लेते हैं। स्थापना हम लोग देख चुके हैं, 1887 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, जो है पाकिस्तान में है। मूल दर्शन की बात करें तो आस्तिकता पर बल, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, लेकिन मूर्ति पूजा और कर्म कांडों का विरोध करना, ये जो है देव समाज का मूल दर्शन था। देव समाज में नैतिक उन्नति कैसे होगी? इन्होंने नैतिक उन्नति के लिए व्यक्तिगत चरित्र निर्माण और सामाजिक नैतिकता को केंद्र में रखा था। देव की अवधारणा को देख लेते हैं। देखिए, अग्निहोत्री के अनुयायी इनको जो है देव कहते थे, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। शिव नारायण अग्निहोत्री को उन्होंने खुद को परम देव कहलवाया था। विज्ञान और तर्क, धार्मिक शिक्षाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क को प्राथमिकता दी। ठीक है, ये बात दोबारा लिख दी गई है तो इसे आप जान दीजिए, ऊपर हम समझ चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ऑप्शन ए है सर जमशेद जी, ऑप्शन बी है सर रुस्तम बहराम जी, ऑप्शन सी है नवल जी टाटा बहराम जी और ऑप्शन डी है एम मालाबारी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, एम मालाबारी। थोड़ा सा देखें, देखिए बहराम जी मालाबारी यानी एम मालाबारी 1853 से 1912 ईस्वी एक प्रमुख भारतीय पारसी समाज सुधारक, पत्रकार और कवि और लेखक थे। समझ रहे हैं? इनका जन्म 18 मई 1853 ईस्वी में बड़ौदा, अब बड़ोदरा यानी गुजरात में हुआ था और एक गरीब परिवार में हुआ था। सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करें हम तो इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने जो है हिंदू समाज में प्रचलित बाल विवाह की कुप्रथा के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। उनकी पुस्तक इन्फेंट मैरिज इन इंडिया, जो 1891 में प्रकाशित की गई, ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। यानी पुस्तक जो थी उसमें जो है इन्होंने बाल विवाह के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रकाशित किया था। विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं की दैनिक स्थिति और उनके पुनर्विवाह के अधिकार के लिए अभियान चलाया। महिला शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा दिया। सेवा सदन, इन्होंने सेवा सदन की स्थापना की थी, जो आपसे पूछा जाता है, आप इसे जो है अच्छे से जानते रहिए। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई और ये जो है मुंबई में की गई। मुंबई में महिलाओं के लिए एक आश्रम स्थल बनाया गया था, जहां पर परित्यक्त विधवा और शोषित महिलाओं को शिक्षा और रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेवा सदन में क्या होता था? जो परित्यक्त महिलाएं थीं, उनके लिए शिक्षा और रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसकी देखरेख रमाबाई रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी करती थी। उनके अभियानों के परिणाम स्वरूप 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ, जिसमें बाल विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है किसके द्वारा पास करवाया गया था, तो आप इसे जानते रहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया, किसने किया? ऑप्शन ए है अल्ताफ हुसैन, ऑप्शन बी है हाली शिबली नुमानी, ऑप्शन सी है मिर्जा गुलाम अहमद और ऑप्शन डी है सैयद अहमद। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सी, मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। थोड़ा सा हम देखें, देखिए अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी द्वारा 23 मार्च 1889 ईस्वी को किया गया। यह जो है प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो कदियान पंजाब प्रांत से प्रारंभ किया गया था। यह एक इस्लामिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। मिर्जा गुलाम अहमद को समझे तो 1835 से 1908 ईस्वी तक यह इनका पूरा टाइम है। इन्होंने स्वयं को इस्लाम में प्रतिज्ञात मसीह यानी ईसा और महदी यानी मार्गदर्शक घोषित किया था। इनका दावा था कि वह नए नबी नहीं है, बल्कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिबिंब यानी बुरुज है और इस्लाम को पुनर्जीवित करने के लिए भेजे गए हैं। ठीक है, यानी ये सुधारक है, मुजद्दिद हैं। उद्देश्य क्या था अहमदी आंदोलन का? तो इस्लाम की मूल शिक्षाओं को पुनर्जीवित करना था, शांति और बौद्धिकता और तर्क पर बल देना था। इस्लाम की गलत व्याख्याओं जैसे जिहाद को हिंसक युद्ध मानना का खंडन करना भी इस आंदोलन का उद्देश्य था। दुनिया भर में इस्लाम का शांतिपूर्ण प्रचार करना भी अहमदी आंदोलन का एक उद्देश्य था। तो ये सभी उद्देश्य जो है ये अहमदी आंदोलन के थे।
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन हिंदूवाद के प्रणेता थे। ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है विवेकानंद और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। ये जो है नवीन हिंदूवाद के प्रणेता थे। थोड़ा सा देखें, देखिए स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी। नवीन हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के प्रमुख प्रणेता और आध्यात्मिक आधारशिला माना जाता है स्वामी विवेकानंद को। 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण द्वारा हिंदू दर्शन यानी वेदांत को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया था। उनका कहना था, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये जो है स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है, तो इसको आप जरूर जानते रहिए। थोड़ा सा और हम विवेकानंद के बारे में देखें तो इनके गुरु थे रामकृष्ण। उनसे जो है भेंट हुई थी 1881 ईस्वी में, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हुई थी। यही जो है विवेकानंद के जीवन का निर्णायक मोड़ भी था। तो ये जो है जानते रहिए रामकृष्ण परमहंस के बारे में। अमेरिका और यूरोप की यात्राएं भी विवेकानंद ने की थी, जो 1893 से 1897 ईस्वी तक पहली यात्रा, 1899 से 1900 ईस्वी तक दूसरी यात्रा। इन देशों में इन्होंने व्याख्यान देकर वेदांत दर्शन का प्रचार किया था, अमेरिका और यूरोप में। मृत्यु देख लेते हैं, 4 जुलाई 1902 ईस्वी को बेलूर मठ में इन्होंने महासमाधि धारण कर ली थी। मात्र 39 साल की उम्र थी इनकी। ठीक है, इनके जो है अंतिम शब्द है, यदि कोई रास्ता होता तो मैं लोगों को उस पर चलने के लिए प्रेरित करता, परंतु अब मैं जा रहा हूं। इस तरह का स्टेटमेंट इनका अंतिम था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1891 के आयु सहमत अधिनियम के प्रति तिलक की क्या प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन ए है पूर्ण समर्थन किया था, ऑप्शन बी है आंशिक समर्थन किया था, ऑप्शन सी है पूर्ण विरोध किया था और ऑप्शन डी है तटस्थता यानी तटस्थ रहे थे। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्ण विरोध किया था। 1891 के आयु सहमत अधिनियम का पूर्ण विरोध किया था इन्होंने। थोड़ा सा देखें, बाल गंगाधर तिलक का 1891 के आयु सहमति अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से विरोधी था। तो इन्होंने विरोध किया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट का। यह अधिनियम बाल विवाह पर रोक लगाने और लड़कियों की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसमें विवाह के लिए लड़की की आयु न्यूनतम 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। तिलक के विरोध के पीछे प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो भाई तिलक ने विरोध किया था और क्या कारण थे थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। इस अधिनियम में भारतीय राष्ट्रवादियों को दो खेमों में बांट दिया। रानाडे गोखले जैसे उदारवादी इसके समर्थन में थे, जबकि तिलक और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे रूढ़िवादियों ने इसका विरोध किया था। तिलक ने अपने अखबार केसरी, जो मराठी में प्रकाशित होती थी, मराठा जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, के लेखों के माध्यम से इस कानून की कटु आलोचना की। उन्होंने इसे ईसाई सभ्यता का अतिक्रमण बताया। तो आप ये सब बातें जानते रहिए, और तिलक ने पूर्ण विरोध किया था, ये भी बात आप जानते रहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं सदी के यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए है राधाकांत देव, ऑप्शन बी है देवेंद्रनाथ, ऑप्शन सी है हेनरी बिबियन डेरोजियो, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन सी, हेनरी बिबियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन को प्रारंभ किया था। थोड़ा सा देखें, देखिए यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता यानी संस्थापक हेनरी लुई बिबियन डेरोजियो थे। इनका जन्म 18 अप्रैल 1809 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। पृष्ठभूमि देखें तो पुर्तगाली मूल के थे। माता जो है वो भारतीय थी और पिता पुर्तगाली थे। तो उनका पालन पोषण भारत में ही हुआ था। कार्य क्षेत्र की बात करें तो वे एक कवि, शिक्षक, क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने शिक्षण का कार्य किया था। 17 वर्ष की आयु में 1826 ईस्वी में ही उनको जो है कलकत्ता के हिंदू कॉलेज का अध्यापक नियुक्त किया गया था, और वहीं जो है कलकत्ता हिंदू कॉलेज में ही इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किया। आंदोलन की शुरुआत हिंदू कॉलेज के उन प्रगतिशील और तर्कवादी विचारों ने छात्रों को बहुत प्रभावित किया था। उनके प्रेरित छात्रों के समूह को ही यंग बंगाल या डेरोजियंस नाम से पहचाना गया। तो इनको जो है यंग बंगाल आंदोलन के लोगों को डेरोजियंस कहा जाता था। ये भी आप जानते रहिए, डेरोजियंस। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए है आगा खां, ऑप्शन बी है अब्दुल लतीफ, ऑप्शन सी है सैयद अहमद,
ऑप्शन डी है खान सैयद मीर अली। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन सी सैयद अहमद। इन्होंने जो है अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। थोड़ा सा देखें तो देखिए अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे सर सैयद अहमद खां। यह आंदोलन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय मुसलमानों के शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक पुनर्जागरण के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा से जोड़ना, रूढ़िवादी धार्मिक विचारों और अंधविश्वासों को चुनौती देना, अंग्रेजों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाकर समुदाय की प्रगति करना। ठीक है, तो ये उद्देश्य थे अलीगढ़ आंदोलन के। थोड़ा सा और हम देखें तो 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गाजियाबाद में। 1875 ईस्वी में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी EMAO कॉलेज की स्थापना की, जो 1820 ईस्वी में आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, जो आज भी है अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय यानी AMU। तहजीब उल अखलाक पत्रिका का प्रकाशन किया था सर सैयद अहमद खान ने, जिसमें सामाजिक सुधारों पर लेख छपते थे। तो ये आप जानते रहिए, तहजीब उल अखलाक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दयानंद सरस्वती के शिष्य ने लाहौर में DAV कॉलेज की स्थापना की। ऑप्शन ए है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन बी है लाला हंसराज, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाला हंसराय ने जो है लाहौर में DAV कॉलेज की स्थापना की थी। थोड़ा सा देखें, देखिए लाला हंसराज जो स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख शिष्य थे और आर्य समाज के नेता थे, उन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी DAV कॉलेज की नींव 1 जून 1886 ईस्वी में रखी। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला DAV कहाँ बना? तो लाहौर में बना। ठीक है, कॉलेज के पहले प्रिंसिपल भी बने और 25 वर्षों तक मात्र 50 रुपए मासिक वेतन पर काम किया था लाला हंसराज ने। लाला हंसराज ने DAV कॉलेज को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती को समर्पित किया था, क्योंकि स्वामी जी का सपना था कि वैदिक मूल्यों पर आधारित आधुनिक शिक्षा भारत में फैले, यानी जो स्कूल हो वह वैदिक मूल्यों पर आधारित हो। आज भी भारत में ढेर सारे DAV हैं, आप ये जानते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है MG रानाडे। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी हैं। तो आप इसे जरूर जानते रहिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है MG रानाडे, ऑप्शन बी है BM मालाबारी, ऑप्शन सी है IG भंडारकर और ऑप्शन डी है KT तैलंग। सही उत्तर इसमें होगा MG रानाडे, ऑप्शन ए। थोड़ा सा देखें, महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए थे। सबसे पहले प्रार्थना समाज, वे सुधारवादी हिंदू संगठन के प्रमुख नेता और प्रेरक शक्ति थे। 1870 के दशक में उन्होंने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की। उन्होंने इसके माध्यम से सामाजिक धार्मिक सुधार को बढ़ावा दिया। पूना सार्वजनिक सभा, ये भी 1870 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है स्थानीय स्वशासन और राजनीतिक जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया पूना सार्वजनिक सभा में, जिसके वे नेता थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के लिए एक अग्रदूत संगठन थी। तो पूना सार्वजनिक सभा को आप अच्छे से जानते रहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन था? तो पूना सार्वजनिक सभा थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 ईस्वी में, देखिए पुणे में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना में जो है महादेव गोविंद रानाडे ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया था और विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह, ये सब कार्य जो है महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। इन्हीं सब कार्यों की वजह से महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, ऑप्शन सी है 1870 ईस्वी में पंडिता रमाबाई रानाडे ने की थी, ऑप्शन डी है
1870 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर इसमें हो जाएगा 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। अभी ऊपर हम लोगों ने देख ही लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है राधा कृष्णन, ऑप्शन बी है टैगोर, ऑप्शन सी है अंबेडकर, ऑप्शन डी है विवेकानंद। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंबेडकर। थोड़ा सा देखें तो नव बौद्धवाद यानी नवयान बौद्ध धर्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। यानी नव बौद्धवाद का प्रतिपादक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1856 ईस्वी को नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और वहीं पर इन्होंने नव बौद्धवाद का प्रतिपादन किया था। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में थोड़ा सा परिवर्तन किया था, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जरूर। अंबेडकर की एक पुस्तक देख लेते हैं, इसी में जो है नव बौद्धवाद का प्रतिपादन किया गया है। पुस्तक का नाम है द बुद्ध एंड हिज धम्म। इसी में जो है बुद्ध की शिक्षाओं को सामाजिक न्याय से जोड़कर देखा गया है। तो इस पुस्तक को भी याद रखिएगा और जो है नव बौद्धवाद के जनक को भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मौलाना शिबली नुमानी ने, ऑप्शन बी है मौलाना हुसैन अहमद ने, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल्ला चक्र अलवी ने, अलवी कर लीजिए, ऑप्शन डी है मौलाना अहमद रिजा खान ने। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मौलाना शिबली नुमानी ने दार उल उलूम की स्थापना की थी। थोड़ा सा देखें, दार उल उलूम नदवातुल उलमा, जिसे जो है दार उल उलूम के नाम से हम जानते हैं, इसकी स्थापना 1898 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। दार उल उलूम की स्थापना नदवातुल उलमा द्वारा की गई थी। यानी जो है नदवातुल उलमा द्वारा दार उल उलूम की स्थापना की गई थी। अब नदवातुल उलमा की स्थापना कब की गई थी? तो 1398 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन है? मौलाना शिबली नुमानी है। और इसके पहले अध्यक्ष लुत्फुल्लाह साहब थे। ये लुत्फुल्लाह है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1888 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1850 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1866 ईस्वी में। सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी 1866 ईस्वी में। थोड़ा सा हम देखें तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत 30 मई 1866 ईस्वी को संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवबंद शहर में हुई थी। इसके संस्थापक दो प्रमुख इस्लामी विद्वान थे। कौन कौन थे? मौलाना मोहम्मद कासिम नौनोत्वी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे। इन दोनों नामों को आप जो है जानते रहिए, क्योंकि यूपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देवबंद आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इस्लाम की मौलिक शिक्षाएं यानी कुरान, हदीस, फिक्ह को फैलाना था। इसका जो है मूल उद्देश्य यही था। रूढ़िवादी सुन्नी इस्लाम यानी हनफी मत की रक्षा करना था। सूफीवाद को स्वीकार करते हुए भी विद्यत यानी धर्म नवाचार का विरोध करना था। एक तरफ ये जो है सूफीवाद को स्वीकार करते थे, दूसरी तरफ जो है धर्म में कोई नवाचार नहीं चाहते थे। जिहाद की अवधारणा को शिक्षा और सामाजिक सुधार के रूप में पुनर्परिभाषित करना भी एक उद्देश्य था देवबंद आंदोलन का। दारुल उलूम देवबंद दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम धार्मिक शिक्षा केंद्र है। इसको भी आप जानते रहिए। कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन ए है 1854 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1858 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1860 ईस्वी में। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में। थोड़ा सा हम देखें, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। इस कानून को लागू करवाने का श्रेय महान समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर को जाता है। आप लोग इसे जरूर जानते रहिए कि ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाया गया था। आगे देखें तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को एक्ट 15 यहाँ पर लिखा हुआ है 1856 के रूप में जाना जाता है। इसे भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया। यह कानून ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। हिंदू विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे लागू कब किया गया? 26 जुलाई 1856 को। हालांकि इसकी पहल उनके पूर्ववर्ती लॉर्ड डलहौजी ने की थी, यानी इस अधिनियम की जो पहल थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, जिन्होंने 1855 में एक विधेयक का प्रारूप तैयार करवाया था। तो यहाँ जो है दोनों गवर्नर जनरल का नाम आता है, दोनों आप याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। कभी जो है ऑप्शन में अगर लॉर्ड कैनिंग न रहे, लॉर्ड डलहौजी रहे, तो लॉर्ड डलहौजी भी सही हो जाएगा। कानून के प्रावधान को देख लें थोड़ा सा, तो देखिए विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी इस अधिनियम में। और हम देखें तो पुनर्विवाहित विधवा को पहले पति की संपत्ति से अधिकार छोड़ना पड़ता था, लेकिन अब वैधानिक अधिकार यानी गोद लेने का अधिकार बरकरार रखा गया। यानी अगर विधवा शादी नहीं करना चाहती तो उसको जो है पति की संपत्ति में अधिकार मिलेगा और गोद लेने का भी अधिकार था, तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ऐसे विवाह से जन्मे बच्चों को कानूनी वारिस घोषित किया गया। विधवाओं का जो विवाह होता था उनके बच्चों को कानूनी वारिस घोषित किया गया था इसी अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी है कृष्ण शास्त्री चपलूनकर, ऑप्शन सी है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख। थोड़ा सा देखें तो देखिए भारतीय इतिहास में लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति गोपाल हरि देशमुख 1823 से 1892 ईस्वी तक, यानी लोकहितवादी जो है वो गोपाल हरि देशमुख को ही कहा जाता है। उन्होंने मराठी साप्ताहिक पत्र प्रभाकर सत्र पत्रे यानी 100 पत्र का जो शीर्षक में एक स्तंभ लिखा था, जिसमें उन्होंने लोकहितवादी, लोगों के हित में सोचने वाला छद्म नाम का इस्तेमाल किया था। यानी जो नाम लिखा था इस प्रभाकर साप्ताहिक पत्र में वह नाम था लोकहितवादी, यह छद्म नाम था गोपाल हरि देशमुख का। इसी वजह से उनको लोकहितवादी कहा जाने लगा। इन पत्रों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों, राजनीतिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणियां की। यह नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि वे स्वयं को लोकहितवादी नाम से जाने जाने लगे। स्वयं जो है उनको लोकहितवादी नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया। ऑप्शन ए है विधवा विवाह का, ऑप्शन बी है स्त्री शिक्षा का, ऑप्शन सी है बाल विवाह का विरोध किया था और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, इनमें से सभी। इन्होंने जो है बाल विवाह का विरोध किया था, स्त्री शिक्षा पर कार्य किया था, विधवा विवाह का समर्थन किया था। थोड़ा सा देखें तो देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर भारतीय पुनर्जागरण के स्तंभ थे। उनके कार्यों ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, भाषा विकास, नैतिक मूल्यों में क्रांति ला दी। तो ये जो है बहुत बड़े समाज सुधारक थे ईश्वरचंद विद्यासागर। विद्यासागर ने वैदिक ग्रंथों, पराशर स्मृति, विष्णु पुराण के उद्धरणों से साबित किया, यह सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में विधवा विवाह वैध था। 1855 ईस्वी में विधवा विवाह नामक पुस्तिका लिखी, जिसमें 1000 हस्ताक्षरों के साथ ब्रिटिश सरकार को याचिका भेजी। इसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आता है और उसे लागू कौन करवाता है? तो लॉर्ड कैनिंग। और इसके अलावा ईश्वरचंद विद्यासागर ने कलकत्ता में 35 बालिका विद्यालय खोले। पहला स्कूल भोजपुर मिदनापुर में शुरू किया था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने पहला बालिका विद्यालय कहाँ खोला? तो मिदनापुर में खोला। जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथून के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रथम गर्ल्स स्कूल स्थापित किया 1849 ईस्वी में। और क्या किया था? वर्ण परिचय यानी बंगाली वर्णमाला, बोधोदय यानी नैतिक शिक्षा, कथामाला यानी नैतिक कहानियां लिखकर बालिकाओं की शिक्षा को सुलभ बनाया था। और क्या किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने? तो रामायण महाभारत का संक्षिप्त संस्करण यानी सितार, वनवास और वाल्मीकि जीवनी आदि की रचना की थी। नैतिक शिक्षा में उन्होंने आचार प्रदीप और जीवन चरित्र को लिखा था। अनुवाद भी किया था, शकुंतला का अनुवाद उन्होंने बंगाली में किया था। तो ये सब कार्य जो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने किए थे। इनको आप जरूर जानते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है अडयार में, ऑप्शन बी है बंबई में, ऑप्शन सी है शिकागो में और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। अगर एक क्वेश्चन रहता कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी तो उत्तर हो जाता अडयार, ऑप्शन ए सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछा हुआ है तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। मैडम हेलेना पेट्रोवना
ब्लाउटस्की और कर्नल हेनरी स्टील अल्काट ने साथ मिलकर, विलियम क्वानजज भी साथ में थे, तीनों ने मिलकर जो है न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1875 ईस्वी में की गई। कहाँ की गई? न्यूयॉर्क में। हमने देख लिया है अभी, अमेरिका में। उसके बाद जो है ब्लाउटस्की और आलकाट जो है भारत आए। कब आए? 1879 ईस्वी में। और उन्होंने पहले मुंबई में अस्थायी केंद्र स्थापित किया, उसके बाद अस्थायी रूप से फरवरी 1882 ईस्वी में अड्यार यानी चेन्नई, मद्रास में अस्थायी मुख्यालय बनाया। तो भारत का अस्थायी मुख्यालय पूछा जाए तो आप ये जो है याद रखिएगा, अड्यार। आज भी अड्यार कैंपस ही समाज का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। अगर आज पूछा जाए इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है तो अड्यार में है, लेकिन स्थापना कहाँ हुई थी तो न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1906 ईस्वी में बंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है बी आर सिंधे। सही उत्तर होगा इसमें बी आर सिंधे, ऑप्शन डी। थोड़ा सा देखें, डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना 18 अक्टूबर 1906 ईस्वी को मुंबई यानी तत्कालीन बॉम्बे में विट्ठल रामजी सिंधे यानी बी आर सिंधे द्वारा की गई थी। यह भारत के इतिहास में दलित उत्थान के लिए पहले संगठित प्रयासों में से एक था। दलित बच्चों के लिए स्कूल छात्रावास स्थापित किया गया। पहला छात्रावास 1907 ईस्वी में परेल यानी परल मुंबई में खोला गया। दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका शुरू की। किसने शुरू की भाई? विट्ठल रामजी सिंधे यानी बी आर सिंधे ने की, जिसमें सामाजिक अन्याय के खिलाफ लेख प्रकाशित किए गए। तो दीनबंधु को आप जो है जरूर जानते रहिएगा। बी आर सिंधे की ये मराठी पत्रिका थी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक आत्मी सभा से नहीं जुड़ा था। कौन नहीं जुड़ा था भाई आत्मी सभा से? ऑप्शन ए है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी है हरिहरानंद तीर्थ, ऑप्शन सी है स्वामी नंद किशोर बोस और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन। थोड़ा सा देखें तो देखिए, आत्मी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी। हम लोगों ने पहले ही देख लिया है इसको। कहाँ की थी तो कोलकाता में की थी। ये छोटा सा समूह था और आगे चल के यह आत्मी सभा ब्रह्म समाज बना। और हमने यह भी देखा कि ब्रह्म समाज में आगे चल के केशव चंद्र सेन जुड़े। और केशव चंद्र सेन आत्मी सभा से कैसे जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़े थे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन। और द्वारिकानाथ टैगोर ये जुड़े थे, प्रसन्न कुमार टैगोर ये भी जुड़े हुए थे आत्मी सभा से, रामचंद्र विद्या बाकीस ये भी जुड़े थे और चंद्रशेखर देव सभी जुड़े हुए थे आत्मी सभा से। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किस से संबंध रखती है? ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज से, ऑप्शन बी है देव समाज से, ऑप्शन सी है आर्य समाज से और ऑप्शन डी है ब्रह्म समाज से। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, ब्रह्म समाज से। थोड़ा सा देखें, ब्रह्मोपासना नामक पत्रिका राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित आत्मी सभा से सीधे जुड़ी हुई थी। 1819 ईस्वी में कलकत्ता यानी कोलकाता में प्रकाशित हुई थी। ब्रह्मोपासना बांग्ला और हिंदी में मिश्रित भाषा में यह प्रकाशित थी। ब्रह्मोपासना भाषा जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी, तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें धार्मिक लेख, भजन, वैदिक उद्धरण, सामाजिक सुधार पर चर्चा शामिल थी ब्रह्मोपासना में। और क्या होता था? एक ईश्वरवाद यानी ब्रह्म के रूप में ईश्वर की उपासना को बढ़ावा देना था ब्रह्मोपासना में। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अंधविश्वासों की आलोचना करना, वेदों और उपनिषदों की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करना भी ब्रह्मोपासना का मुख्य कार्य था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया? ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है ताराचंद चक्रवर्ती। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। हम लोगों ने अभी ऊपर इसको देख लिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हो गई थी। ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित करने और उसे संगठित रूप देने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर का योगदान, तो क्या योगदान है थोड़ा सा देख लें शार्ट में। पुनर्जागरण की शुरुआत 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, जो वेदांत दर्शन पर आधारित थी। ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने काम किया है। तो इसको भी जानते रहिए कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1843 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा का ब्रह्म समाज में विलय किया गया और तत्वबोधिनी पत्रिका शुरू की गई, जो समाज
का आधिकारिक मुखपत्र था, यानी ब्रह्म समाज का जो आधिकारिक मुखपत्र था बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के समय, वह तत्वबोधिनी था। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये सारी बातें आप जो है जानते रहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बार-बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? अब आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जो है क्वेश्चन ठीक लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो है इसको डिटेल में ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए। ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।